मैं डॉक्टर तनलाल, सहायक प्रोफेसर SK गवर्नमेंट कॉलेज कंवाली, जिला रेवाड़ी, हरियाणा। आज हम नई कहानी के उद्भव और विकास पर चर्चा करेंगे। सन 1950 से हिंदी कविता के समान हिंदी कहानी में भी यथार्थवादी प्रवृत्तियों का विकास होने लगा। फलस्वरूप नई कविता के समान नई कहानी का नारा बुलंद हुआ। आगे चलकर नवोदित कहानीकार अपनी कहानियों में नगण्य यथार्थ का स्वच्छंद रूप में चित्रण करने लगे। आधुनिकता, समसामयिकता आदि के माध्यम से अपनी भोगवादी प्रवृत्तियों का उद्घाटन करने लगे। वस्तुतः डॉक्टर नामवर सिंह ने ही कहानी पत्रिका में नई कविता के समान नई कहानी के नाम को जन्म दिया। प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि इस कहानी में नयापन क्या है? सच्चाई तो ये है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक दशक तक नई कहानी में कुछ भी नयापन नहीं था, लेकिन इसके बाद हमें हिंदी कहानी में कुछ नवीन प्रवृत्तियां देखने को मिलती है। संभवतः इसीलिए नई कहानी का नाम चल पड़ा। सन 1950 ईस्वी में ही राजकमल प्रकाशन द्वारा नई कहानी नाम से पत्रिका का प्रकाशन होने लगा। इसके संपादक श्री भैरव प्रसाद गुप्त थे। डॉक्टर नामवर सिंह ने नई कहानी के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए लिखा है कि नवलेखन के व्यापक परिवेश को देखते हुए नई कविता के वजन पर नई कहानी में भी कुछ नए प्रश्न उठते हैं जो तर्कसंगत हैं। अधिकांश विद्वानों ने यह प्रश्न उठाया कि क्या स्वतंत्रता के बाद लिखी गई कहानियां प्रेमचंद की परंपरा से कुछ भिन्न हैं कि उन्हें नया नाम दिया जा सके। इस दृष्टि से नई कहानी, लहर, कल्पना और कृति पत्रिकाओं में इस विषय पर कहानी संग्रह की भूमिकाओं में नई कहानी के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। इस संदर्भ में डॉक्टर इंद्रनाथ मदान की निम्नलिखित टिप्पणी काफी सार्थक दिखाई देती है। चयन संपादक का मूल्यांकन नामवर सिंह का, रचनाएं मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, भीष्म सानी आदि अनेक कहानीकारों की धन श्रीपत राय का सबने मिलजुल कर नई कहानी को जन्म दिया। इसका पालन पोषण किया और अंत में इसे आलोचकों से भिड़ने को छोड़ दिया। यद्यपि डॉक्टर पुष्पाल सिंह ने नई कहानी की 26 प्रवृत्तियां गिनवाई हैं, लेकिन संक्षेप में हम नई कहानी को जीवन के यथार्थ बोध की कहानी कह सकते हैं। इस संदर्भ में डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी के मत का उल्लेख करना जरूरी होगा। उनका विचार है कि रघुवीर सहाय, निर्मल वर्मा, मुक्तिबोध, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और कुंवर नारायण की कहानियों ने जैनेन्द्र और अज्ञेय के प्रयोगों को आगे बढ़ाया है। इस संदर्भ में डॉक्टर हुकुमचंद्र राजपाल ने लिखा है, कहानी के क्षेत्र में नई कहानी आंदोलन नई कविता के सादृश्य पर 1956 के आसपास आयोजित होता है। मुख्य रूप से 3 कहानीकार मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर और एक संपादक भैरव गुप्त के रचनात्मक तथा वैचारिक सहयोग से कहानी के क्षेत्र में यह नई जागृति आती है। कुछ अन्य कहानीकार भी इसके साथ आरंभ से जुड़े रहे हैं, जैसे मार्कंडेय, शिव प्रसाद सिंह तथा निर्मल वर्मा। अब हम इन
कहानियों की प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा करते हैं। नई कहानी का आरंभ निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे से स्वीकार किया गया, यद्यपि इसकी भूमिका में कुछ अन्य कहानियों पर भी विचार किया गया है, लेकिन अंततः परिंदे को ही नई कहानी की संज्ञा दी गई है। डॉक्टर नामवर सिंह तथा देवी शंकर अवस्थी ने नई कहानी के सिद्धांत पक्ष पर काफी चिंतन किया है। तत्पश्चात नई कहानीकारों पर चर्चा हुई और धीरे धीरे नई कहानियों की प्रवृत्तियां उभर कर सामने आती हैं। नंबर 1 विशेषता के रूप में कह सकते हैं, प्रवृत्ति के रूप में नई कहानी का विचार पक्ष मार्क्सवाद तथा अस्तित्ववाद से परिचित है। फिर भी नई कहानी की विचारधाराओं में संतुलन देखा जा सकता है। इसमें जितनी सामाजिकता है उतनी ही वैयक्तिकता है। भले ही निर्मल वर्मा की कहानियां समाज निरपेक्ष दिखाई देती हैं, लेकिन अमरकांत, मार्कंडेय, भीष्म साहनी आदि सही अर्थों में प्रगतिशील कहानीकार कहे जा सकते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु, राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी तथा मोहन राकेश की कहानियों में व्यष्टि और समष्टि में समन्वय देखा जा सकता है। दूसरी प्रवृत्ति है, वस्तुतः नई कहानी समकालीन भारतीय समाज के परिवर्तित रूप की पहचान है। आज पारिवारिक जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है और ये नई कहानी इसी परिवर्तन पर प्रकाश डालती है। इस संदर्भ में हम भीष्म साहनी की चीफ की दावत कहानी का उदाहरण ले सकते हैं, जिसमें माँ बेटे के संबंधों का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार से उषा प्रियवंदा की कहानी जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी में बेकार भाई तथा कामकाजी बहन के संबंधों में उत्पन्न होने वाले परिवर्तन पर प्रकाश डाला गया है। नई कहानियों में उषा प्रियवंदा की कहानी वापसी का उल्लेख करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। इस कहानी में बूढ़ा पिता नई पीढ़ी की जीवन पद्धति से सामंजस्य नहीं बिठा पाता, अतः वह नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद घर छोड़कर वापस चला जाता है। तीसरी प्रवृत्ति है नई कहानी की, प्रेम संबंधों को आधार बनाकर लिखी गई नई कहानियों की संख्या सबसे अधिक है। इन कहानियों में न तो रोमानी प्रेम है और न सरल प्रेम, बल्कि इनमें मनोस्थितियों और उपस्थितियों से उत्पन्न तनाव तथा द्वंद्व का वर्णन किया गया है। आज के युग में प्रेम करना सहज नहीं है। प्रवर्तित संदर्भों के कारण हमारी मानसिकता भी बदल चुकी है और सर्वत्र ट्रेजिक प्रभाव देखने को मिलता है। निर्मल वर्मा की परिंदे, धर्मवीर भारती की गुल की बन्नो, मन्नू भंडारी की यही सच है, निर्मल वर्मा की अंधेर में, रेणु की तीसरी कसम, मार्कंडेय की हंसा जाई अकेला, इसी प्रकार की कहानियां हैं। अब हम इस दौर के प्रमुख कहानीकारों के बारे में चर्चा करते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने नई कहानियों की प्रवृत्तियों के बारे में लिखा है। इसका सबसे बड़ा वैशिष्ट्य कथा तत्व का ह्रास है। इनमें मुख्यतः मध्यवर्गीय शहरी जीवन के कलुषित, अस्वस्थ एवं कुंठाग्रस्त जीवन का उद्घाटन किया गया है। अन्य वर्ग और पक्ष उपेक्षित हो रहे हैं। आंचलिकता के फैशन ने नई कहानीकारों को ग्रामीण जीवन की ओर आकर्षित किया, किंतु उनमें वास्तविक अनुभूतियों का अभाव है। इस दिशा में उपेंद्रनाथ अश्क के विचार भी अवलोकनीय हैं। देहात की कटु यथार्थता से इन कहानीकारों को कोई प्रयोजन नहीं था। देहात में कैसे अत्याचार और अनाचार हो रहे हैं, इससे भी उन्हें कोई गरज नहीं थी। देहात की उस धरती में उन्होंने शहर के पेचीदा मन वाले लोग बसा दिए।
इस प्रकार हम देखते हैं कि नई कहानियां आधुनिक युगबोध से संबंधित हैं। प्रत्येक नई कहानीकार ने यथार्थ को अपनी दृष्टि से देखने का प्रयास किया। अस्तित्ववाद, यथार्थवाद, मार्क्सवाद, प्रतिबद्धता आदि नई कहानी की कुछ उल्लेखनीय प्रवृत्तियां हैं। नया कहानीकार आधुनिक युगबोध को यथार्थ की दृष्टि से देखता है और अभिव्यक्त करता है। पुनः नई कहानी पर पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव देखा जा सकता है। कुछ उल्लेखनीय कहानीकार मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर तथा धर्मवीर भारती ने नई कहानी के आंदोलन को सफलता प्रदान करने में सर्वाधिक योगदान दिया है। इनमें उल्लेखनीय कहानीकार निम्नलिखित हैं: राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, मन्नू भंडारी, कृष्ण बलदेव वैद, अमरकांत, भीष्म साहनी, कृष्णा सोबती, दूधनाथ सिंह, ज्ञान रंजन, रविंद्र कालिया, गंगा प्रसाद विमल, काशीनाथ सिंह आदि। आंचलिक परिवेश का चित्रण करने वालों में फणीश्वर नाथ रेणु, मार्कंडे, शिव प्रसाद सिंह, शैलेश मटियानी, लक्ष्मी नारायण लाल, राजेंद्र अवस्थी, निर्मल वर्मा, राम कुमार, उषा प्रियमदा, सोमवीर आदि ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर को लेकर नई कहानियां लिखी हैं। इधर साहनी और राजेंद्र अवस्थी ने आदिवासी के पिछड़े हुए जीवन को लेकर कुछ नई कहानियां लिखी हैं। हाल ही में नई कहानी की प्रतियोगिता के रूप में सचेतन कहानी की स्थापना भी हो चुकी है, जिसके अग्रणी डॉक्टर महीप सिंह हैं। सचेतन कहानीकारों में मनहर चौहान, कुलभूषण, हिमांशु जोशी, सुदर्शन चोपड़ा, रमेश मौज, जगदीश चतुर्वेदी, वेद राही, धर्मेंद्र गुप्त, देवेंद्र सत्यार्थी आदि के नाम गिनवाए जा सकते हैं। सचेतन कहानी के समान एक कहानी, समानता कहानी, सक्रिय कहानी और समकालीन कहानी जैसे आंदोलन भी चल निकले हैं, लेकिन डॉक्टर लालचंद्र गुप्त का कहना है कि ये सारे नामकरण नई कहानी के ही विविध हैं। इन नामों के नारे केवल व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की स्थापना के लिए लगाए जाते रहे हैं। गुप्त जी से स्वतंत्र कहानी की संज्ञा देना चाहते हैं, फिर भी आज हिंदी गद्य विधा में हिंदी कहानी सर्वाधिक लोकप्रिय विधा के रूप में विकसित हो रही है। इस संदर्भ में डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने उचित ही लिखा है, हिंदी कहानी के पिछले 50 वर्षों में इतना नहीं लिखा गया जितना इन वर्षों में लिखा गया है। यह इसके उठे हुए स्तर का परिणाम है। इसमें भारतीय जीवन का हर पक्ष चित्रित होने लगा है, हर अंश अंकित होने लगा है, हर स्वर झंकृत होने लगा है।